दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है वायरस। ठीक है, तो वायरस के बारे में हम देखेंगे कि भाई वायरस से सवाल जो बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की बात करते हैं कि एग्जाम में अलग अलग तरीके से वायरस से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या चीजें हमें कवर करना है, वो सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक वायरस की क्या होती है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है वायरोलॉजी। तो इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप किसी चीज को पढ़ें तो उसका थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जरूर जान लें, उसके बाद बाकी चीजें तो आप पढ़ते ही हो, है ना। इसमें हम ये भी देखेंगे कि वायरस में कहां से कौन कौन से टॉपिक में से सवाल उठाए जा सकते हैं, कैसे बनेंगे, वो भी बात करेंगे। इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंप्लीट देखेंगे, बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आता चला जाएगा। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो सबसे पहली चीज तो ये लैटिन वर्ड से जो है आपका वायरस शब्द आया हुआ है। ठीक है, लैटिन वर्ड से आया हुआ है, जिसका मतलब ही होता है पॉइजन या वेरन, है ना। पॉइजन का मतलब जहर होता है, सबसे घातक चीजें जो है आपका कौन सा है, वायरस ही है। समझ आ रहे, तो इसका मतलब भी वही होता है। इसमें साइंटिस्ट अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। एडोल्फ मेयर जो है ये भी एक साइंटिस्ट है ना, और इवानोवस्की जो होता है वो भी एक साइंटिस्ट है। तो जिसमें आपको प्लांट्स में वायरस जो टोबैको मोजिक वायरस है, टीएमवी, है ना, तो ये आपको डिस्कवरी में देखने को मिल जाएगा। तो इसका इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के पर्पस पे बन जाता है, तो हिस्ट्री थोड़ा सा आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो दोनों साइंटिस्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। वायरस की अगर हम बात करेंगे तो वायरस इज ए अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट दैट आर मेटाबॉलिकली इनर्ट एंड विच मल्टीप्लाई ओनली विद इन लिविंग सेल्स और होस्ट। अगर डेफिनेशन की बात करेंगे वायरस की, है ना, तो जब भी अगर इसमें से कोई भी लाइन आएगा या फिर फिल इन द ब्लैंक्स करने को देगा आपको, तो यहां से सवाल बन सकता है। इसलिए आप इस लाइन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। सबसे पहला चीज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ये साधारण माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देता है, जो कि आप बैक्टीरिया को देख सकते हो ना, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी का आप क्या है, साधारण माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोपी से आप आसानी से उसको देख सकते हो। लेकिन वायरस की स्ट्रक्चर इतना सूक्ष्म है ना, कि आप साधारण माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते। ये आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देगा, इसलिए जो है इसको आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बोल देते हो। और इन्फेक्शियस एजेंट है, आपको इन्फेक्शन कॉज करेगा, बीमारी कॉज करेगा। ठीक, दैट आर मेटाबॉलिकली इनर्ट, मतलब ये सक्षम नहीं होता है मेटाबॉलिक करने के लिए, है ना। मल्टीप्लाई करता है ओनली विद इन लिविंग सेल्स और होस्ट। जब इसको कोई जीवित होस्ट मिलेगा तभी जाकर के वहां ये क्या करेगा, अपना मल्टीप्लिकेशन कर सकता है या मल्टीप्लाई कर सकता है। 1 से 2 हो सकता है, बहुत अधिक मात्रा में हो सकता है। जैसे कि हम लिविंग है ना, तो जरूरी नहीं है कि इंसान में, प्लांट में भी होता है, समझ में आ रहा है, बैक्टीरिया को भी किल करता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें आपको इसको लिविंग सेल चाहिए। कुल मिलाकर के जहां लिविंग सेल मिलेगा ये अपना स्टार्ट कर देगा, क्या, लिविंग सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। तो ये थोड़ा सा आपका क्या है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया वायरस के बारे में, इतना जानना आपको जरूरी है। तो ये यहां से भी आपको पूछे जा सकते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, और जो भी यहाँ पर लाइन में शब्द लिखे गए हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक, तो इन्हीं में से आपको सवाल बनते हैं। तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी में भी मैंने दिया हुआ है। अब देखो वायरस को क्या कहा जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कड़ी, है ना। लिविंग फॉर्म में भी, नॉन लिविंग दोनों में गिना जाता है। क्यों गिना जाता है, उसके पीछे कारण क्या है, वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो हो सकता है कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाए कि भाई वायरस को नॉन लिविंग क्यों कहा जाता है, निम्नलिखित में से क्या कारण है। तो एक ऐसा कोई पॉइंट होगा जो करेक्ट होगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से सवाल बनते हैं। ठीक, अब देखो वायरस को अगर लिविंग थिंग कहना है तो उसके अंदर कौन कौन सी खूबी होनी चाहिए। पहला चीज खूबी इसमें क्या है, वायरस ऑकर्स इज डिफरेंट स्ट्रेन, है ना। इसमें बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं, जैसे आप जिसमें आपको स्ट्रेन देखने को मिलता है। उसके बाद वायरस हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, या तो फिर डीएनए होगा या तो फिर आरएनए होगा, हम लोग पढ़ते हैं उसको डिटेल में, समझ आ रहा है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जिसके कारण आप इसको लिविंग थिंग बोलते हो। ठीक है, क्लियर है, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। वायरस कैन अंडरगो म्यूटेशन, ये म्यूटेशन भी कर सकता है, जिस वजह से हम इसको किस में रखते हैं, कौन सी श्रेणी में, लिविंग की श्रेणी में रखते हैं। अगला क्या है, दे गेट डिस्ट्रॉय बाय अल्ट्रा वायलेट रेस, है ना। अल्ट्रा वायलेट रेस के द्वारा इसको आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इतनी सारी चीजों के कारण जो है हम इसको लिविंग थिंग में रखते हैं। अगला आपका कौन सा हो जाएगा, वायरस एज ए नॉन लिविंग थिंग। आप इसको नॉन लिविंग थिंग क्यों कहते हो, उसके पीछे कारण क्या है। देखो पॉइंट्स देखो, दे लैक, सबसे ज्यादा पॉइंट्स इसमें है, देखो दे लैक ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर, इसके अंदर सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, जिस वजह से हम इसको नॉन लिविंग थिंग कह देते हैं। बहुत आसान पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है, दे डू नॉट रेस्पायर, ये रेस्पायर नहीं कर सकता है, जिस वजह से हम इसको क्या है, नॉन लिविंग थिंग कह देते हैं। दे डू नॉट मूव और ग्रो, है ना, ये मूव नहीं कर सकता है, ग्रो नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट क्या है, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड
एंड स्टोर्ड इन बॉटल लाइक केमिकल्स, है ना, इसको आप क्रिस्टलाइज करके स्टोर कर सकते हो किसी भी बॉटल में आराम से केमिकल की तरह, जिस कारण से हम इसको नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। अगला, दे लैक एंजाइम्स सिस्टम्स एंड डू नॉट हैव मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ देयर ओन, मतलब अपने आप में इसमें कोई एंजाइमेटिक सिस्टम्स नहीं होता जिसके कारण ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं करता है। तो इन सभी कारणों से इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन लिविंग थिंग कह देते हैं। इतना क्या आपके समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, आसान आसान पॉइंट्स है, इनको आप याद कर सकते हो, है ना। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। लैब टेक्नोलॉजिस्ट दिनेश आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल, वहां पर ये पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। सिंपल। अगला चलते हैं, हैबिटेट की जब हम बात करेंगे वायरस की, वायरस आर नॉट एबल टू सर्वाइव विदाउट ए होस्ट सेल, सो एक्टिव वायरसेस रिसाइड इनसाइड ए होस्ट बॉडी। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि भाई वायरस अपने आप में कभी भी ये सर्वाइव नहीं कर सकता है बिना होस्ट सेल के, उसको जीवित कोई ना कोई कोशिका चाहिए जिसके अंदर वो डिपेंडेंट रहेगा, उसके अंदर जो वो जब प्रवेश करेगा तो जाकर के अपना खाना पीना जो भी मल्टीप्लाई करना रहेगा उसको सारा का सारा चीज वो कर पाएगा। अपने आप में ये सक्षम नहीं है ना। अगर कोई सेल है, अगर कंप्लीट सेल है तो अपने आप में वो क्या है, उसके अंदर सारी ऐसी खूबियां होती है, जैसे आप सेल पढ़ते हो ना, उसके अंदर एनर्जी का सोर्स है, उसके अंदर सारे मल्टीप्लाई करने के रिसोर्सेस हैं, तो ये सारा चीज मिलकर के फिर क्या करता है, सेल डेवलप करता है। समझ आ रहा है? लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई अगर करना है तो इसको कोई ना कोई होस्ट चाहिए ही जो जीवित हो, है ना, जीवित होस्ट चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई कर सकता है। उसके ऊपर पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, चाहे खाने पीने से लेकर के या फिर सर्वाइव करने से लेकर के सारी चीजों के लिए क्या हो जाएगा, उसके अंदर डिपेंडेंट हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से लिखा हुआ है भाई। सो एक्टिव वायरसेस रिसाइड इनसाइड ए होस्ट बॉडी, है ना। एक्टिव वायरस आपको हमेशा ही होस्ट बॉडी के अंदर ही देखने को मिलेगा। क्लियर है कि इतना पॉइंट? हैबिटेट की बात करें, है ना, दे आर प्रेजेंट आइदर ए बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल। ये कहां कहां आपको देखने को मिल सकता है? बैक्टीरियल सेल में भी देखने को मिल सकता है, एनिमल सेल में भी देखने को मिल सकता है, जैसे एनिमल, है ना, सारे हम भी आते हैं तो हमें भी वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा आपको कहां, प्लांट सेल में भी देखने को मिल सकता है। तो जो वायरसेस हैं आपके प्लांट्स के अलग होते हैं, एनिमल्स के अलग होते हैं, बैक्टीरियल के अलग होते हैं, तो अलग अलग इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, चाहे वो प्लांट में हो, एनिमल में हो या फिर आपके बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हैबिटेट्स। उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है भाई, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखो ये सारे प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, फिर भी फटाफट लाइन हम कंप्लीट कर देते हैं। देखो, वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर इन्फेक्टिव एजेंट्स है कंटेनिंग ओनली द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ये तो कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है यार, समझ में आ रहा है? हाँ, या तो दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। उसी के आधार पर हम टाइप डिसाइड करते हैं कि आरएनए वायरस कौन सा है, डीएनए वायरस कौन सा है, वो हम बता देते हैं ना। इनके टाइप्स भी हम पढ़ेंगे। एज देयर जीनोम, जिसको हम जीनोम बोलते हैं, दे हैव नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी आउटसाइड द लिविंग सेल, है ना। लिविंग सेल्स के बाहर ये अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं करता है। दे डू नॉट पासेस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड लैक द एंजाइम नेसेसरी फॉर द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। ये सब हम पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। दे मल्टीप्लाई बाय द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड नॉट बाय बाइनरी फिजन, है ना। इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बाइनरी फिजन आसान तरीके से नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया में हम पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए जो वायरस को डायग्नोस करने के लिए भी हम, जैसे आप पॉलीमराइज चेन रिएक्शन पढ़ते हो, ठीक है, तो जितने भी आप, जैसे आप आरटीपीसीआर टेस्ट परफॉर्म करते हो कोरोना के लिए, समझ में आ रहा है, तो जेनेटिक को पकड़ना पड़ता है। आसान तरीके से आप उसको डायग्नोस नहीं कर पाते हो वायरसेस को, समझ में। उसके अलावा दे डू नॉट ग्रो इन एमिनेट मीडिया, किसी भी मीडिया में, जैसे बैक्टीरिया को आप आसान तरीके से किसी भी मीडिया में आसान तरीके से उसको बाहर आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो कर सकते हो, लेकिन वायरस केसेस में ऐसा नहीं है, इसको लिविंग होस्ट चाहिए है। इसलिए एनिमल इनोक्यूलेशन भी हम पढ़ेंगे इसमें, है ना, एग योग का और एनिमल इनोक्यूलेशन, ये सारी चीजें हम आगे जाकर के पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अभी हम केवल सिंपल देखते हैं, वायरस को समझ लेते हैं क्या चीज है ये, है ना, क्या इसमें खूबी है, वो सारा चीज समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक इसको इमेजिनेशन के तौर पे याद करो, आसान तरीके से याद हो जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है। दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, जितने एंटीबायोटिक्स होते हैं उसके लिए क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, मतलब एंटीबायोटिक्स इसके अंदर काम नहीं करेगा। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, कितना भी एंटीबायोटिक्स खा लो कोई काम का नहीं है। बैक्टीरिया के लिए तो चलो काम कर जाएगा, लेकिन वायरस के लिए काम नहीं करता। तो ये सारी खूबियां जो है, प्रॉपर्टीज आपको इसमें देखने को मिलता है। तो सिंपल आपके एग्जाम में अगर एमसीक्यूज पूछेगा तो निम्नलिखित में से कौन सा वायरस की प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे देगा, है ना। तो वायरस की प्रॉपर्टी में सारे लाइन आपको देखने को मिल जाएगा, और एक ऐसा होगा जो वायरस की प्रॉपर्टी में नहीं होगा, उसको आपको छांटना रहेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, वायरस की प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। तो ये तो सब आपको याद करना ही है ना, जो नहीं है वो आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज वायरस के आपको याद होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो सारे के सारे भाई आप लोग याद कर लेना, क्या क्या चीजें हैं वो सब मैं आपको इसमें नोट्स में दे दूंगा।
अब मार्फोलॉजी ऑफ वायरस की बात कर लेते हैं। तो मार्फोलॉजी की बात करोगे तो साइज ऑफ वायरस मच स्मॉलर देन द अदर ऑर्गेनिज्म। जितने ऑर्गेनिज्म बाकी होते हैं उससे बहुत ही स्मॉल साइज किसका होता है, वायरसेस का। हमने पहले बात कर लिया था ना, इसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो आसान तरीके से। सूक्ष्म जो दर्शी होते हैं या माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें यह दिखाई नहीं देता है। द एक्स्ट्रासेलुलर इन्फेक्शियस वायरसेस पार्टिकल्स इज कॉल्ड द वेरिन। जो इन्फेक्शियस फॉर्म होते हैं ना उनको वेरिन कहते हैं। तो पहले भी हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसके बारे में बता चुके हैं। ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है, ये कभी का एग्जाम में पूछा भी जाता है और एक दो बार पूछा भी गया है, तो आप ये याद रखना है ना। द साइज ऑफ वायरसेस रेंज फ्रॉम 20 to 30 nm। ये अलग अलग बुक में अलग अलग और भी बड़ा देखने को कहीं पर मिल जाएगा किताबों में आपको, है ना। डायमीटर ये आपका साइज होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं और प्रॉपर्टीज वो भी एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप ये सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा। लार्जेस्ट वायरस है ना, स्मॉल पॉक्स वायरस, इनके साइज आप याद कर लेना। उसके बाद स्मॉलेस्ट वायरस, पर्वो वायरस, ये भी आप याद कर लेना। ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो ये पॉइंट्स को आपको कवर करना ही करना है, इनको छोड़ना नहीं है, सिंपल है। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर एंड सिमेट्री की, ठीक है। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, आप याद कर सकते हो तो कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए हमें ये पढ़ना जरूरी है। थोड़ा सा हम समझेंगे, थोड़ा सा इसमें आपको लगेगा, है ना, वैसे इतना मुश्किल तो नहीं है। देखो जैसे यहां पर दिया हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है, सबसे पहला चीज जो दिया है कंसिस्ट है आपका न्यूक्लिक एसिड कोर, है ना, जिसको हम जीनोम बोलते हैं। ये सराउंडेड रहता है, जैसे कि ये आपका वायरस है, तो वायरस के अंदर जो आपका जीनोम है ना, चाहे वो डीएनए हो या फिर आरएनए हो, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ये सराउंडेड रहता है किससे, प्रोटीन कोड से, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। अभी डायग्राम में आपको समझेंगे। तो ये लाइन मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे ना ऐसे ही पूछते हैं। ये पूरा आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा ना, प्रोटीन आपको दे देगा, द वेरिएंट कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड कोड जीनोम सराउंडेड बाय ए। उसके बाद यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और ऑप्शन में आएगा आपका प्रोटीन कोड, है ना, लिपिड कोड, ये दुनिया भर की चीजें ऑप्शन में आपको भर देंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि इन पॉइंट्स को बहुत साधारण तरीके से, आसान तरीके से इनको याद करके रखना, यहीं में से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, एमसीक्यूज, समझ आ। इसलिए आपको मैं ये समझा रहा हूं क्योंकि ये सारे के सारे आप जो कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे, ये तो एग्जाम में भी आप लिख सकते हो। अगर वायरस की कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया तो आपके कॉलेज में भी काम आ जाएगा। उसके साथ साथ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे कंपटीशन एग्जाम में, वहां पर भी आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। जिसको हम क्या है, प्रोटीन कोड, जिसको हम कैप्सिड बोल देते हैं। अब कैप्सिड जो है और न्यूक्लिक एसिड, देखो कैप्सिड और दूसरा कौन सा है, प्लस न्यूक्लिक एसिड, है ना, ये दोनों मिलाकर के आप क्या बोल देते हैं उसको, न्यूक्लियोकैप्सिड। नाम से स्पष्ट समझ में आ जाएगा, है ना, न्यूक्लियोकैप्सिड। दोनों भाइयों को मिलाकर के क्या बोल देंगे हम, न्यूक्लियोकैप्सिड बोल देते हैं। बहुत साधारण है, ठीक है, क्लियर है ये लाइन भी। द कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन। जो कैप्सिड आपका होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स प्रेजेंट्स होते हैं, जिनको आप बोलते हो पॉलीपेप्टाइड्स, विच आर नोन एज द कैप्सोमर, जिसको किस नाम से जाना जाता है, कैप्सोमर्स के नाम से। यही तो पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं, समझ आ रहा है। यहां पर पूछ लेगा आपको, कैप्सिड्स आर कंपोज्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स पॉलीपेप्टाइड्स विच आर नोन एज। उसके बाद आपके ये जो कैप्सोमर है वो आपके कहां पर रहेंगे, ऑप्शन में रहेंगे। ए बी सी डी ऑप्शन में कैप्सोमर रहेगा, बाकी के सारे ऑप्शन जो है गलत रहेंगे। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, कैप्सोमर है। क्लियर, समझ में आते जा रहा है क्या। क्वेश्चन आपको पढ़ना ऐसे ही है। आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पढ़ना ऐसे पड़ेगा कि भाई जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको आपके दिमाग में क्वेश्चन जनरेट होना चाहिए, है ना। जब ये आप सीख जाओगे ये कला कि पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में क्वेश्चन जनरेट होना चाहिए, एग्जामिनर कैसे इनसे क्वेश्चन निकाल करके आपसे पूछ लिया जाता है। तो अगर आप ये सीख जाओगे, कला है ये तो, है ना, धीरे धीरे आप सीखते चले जाओगे, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कि भाई हमें पढ़ना क्या है, क्या याद करना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन सी चीजों को हमें पॉइंट आउट करना है, सारा चीज आपको बनता चला जाएगा। सर्टेन वायरस आल्सो कंटेन एनवलप, है ना। कुछ वायरसेस में क्या पाया जाता है, एनवलप, जो आउटर कवरिंग रहता है ना अलग से। तो ये एनवलप ये पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो सराउंड द न्यूक्लिक एसिड, है ना। इट इज लाइपोप्रोटीन इन नेचर। ये कौन से नेचर का होता है, लाइपोप्रोटीन नेचर का होता है, जो एनवलप होता है ना, बाहर की कोटिंग जो होती है। तो ये सारे के सारे लाइन जो आपके स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी लाइन को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में ऑलरेडी आ भी चुके हैं और आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है क्या इतना, है ना।
अब देखो ये स्ट्रक्चर है कुछ, एनवलप देखो बाहर का स्ट्रक्चर है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, और एनवलप की प्रोटीन है। उसके बाद ये वायरल जीनोम जो अंदर प्रेजेंट होता है, ये तो आप सेल में ही पढ़ते हो, तो ये आपको देखने को मिलता है, ये पूरा अंदर का स्ट्रक्चर है जहां पर आपको न्यूक्लियोकैप्सिड ये वाला है ना, कैप्सिड और न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड मिलाकर के क्या बनाता है, न्यूक्लियोकैप्सिड हमने बोल दिया था। वायरल जीनोम जो या तो फिर आरएनए होगा या तो फिर डीएनए आपको प्रेजेंट होता है। बहुत साधारण स्ट्रक्चर है ये, केवल एक साधारण स्ट्रक्चर है आपके वायरस के, है ना। बाकी आप अगर वायरस पढ़ने जाओगे तो डिफरेंट टाइप के वायरस के सबके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, कोई एक समान स्ट्रक्चर वायरस के नहीं होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ठीक। अभी हम देखेंगे सिमेट्री। देखो 3 टाइप ऑफ सिमेट्री आर डिटरमाइंड बाय द अरेंजमेंट ऑफ कैप्सिड अराउंड द न्यूक्लिक एसिड कोर, है ना। तो कैप्सिड जो न्यूक्लिक एसिड को घेर करके रखा हुआ है, उसके आधार पर इसकी सिमेट्री अलग अलग होती है। फर्स्ट सिमेट्री क्या है, 3 सिमेट्री है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला आइकोसाहेड्रल या फिर क्यूबिकल सिमेट्री इसको बोलेंगे, हेलिकल सिमेट्री और कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, ठीक है। 3 सिमेट्री आपको याद करना है। देख लो कैसे दिखाई देता है, ये आपका हेलिकल है वायरस, है ना, ये इस तरीके से हेलिकल, पूरा हेलिकल स्ट्रक्चर है, आरएनए कैप्सोमर्स ये प्रेजेंट है। उसके बाद पॉलीहाइड्रल, है ना, उसके बाद कॉम्प्लेक्स। पॉलीहाइड्रल इस तरीके से दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स वायरस जो कि बैक्टीरियोफेज में आपको देखने को मिलता होगा, इस तरीके से आपने पढ़ा भी होगा ना, तो ये इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये कुछ है, तो 3 सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ये सिमेट्री भी याद कर लेना और अच्छे तरीके से देखोगे इनके एग्जाम्पल, है ना, तो आपको देखने को मिल रहा होगा। कैप्सोमर्स जो है अरेंज्ड है इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर मैनर में, एग्जांपल टोबैकोमोजिक वायरस, तो ये सारा चीज आपको देखने को मिल रहा है। एग्जांपल भी कई बार पूछा जा सकता है अगर डीप में जाएगा तो, है ना। बाकी आइकोसाहेड्रल की अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से ये देखने को मिलता है ना, पोलियो वायरस या एडिनो वायरस में यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, जैसे कि मैंने बता दिया कि बैक्टीरियोफेज इसका एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कभी कभार आपसे पूछेगा कि भाई बैक्टीरियोफेज किस सिमेट्री में प्रेजेंट होता है ना, तो आपको कॉम्प्लेक्स सिमेट्री बताना पड़ेगा एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये आपको मोटे मोटे तौर पे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे इस तरीके। शेप की अगर हम बात करेंगे तो देखो शेप जो है वायरसेस के अलग अलग होते हैं। यहां पर देखो क्या है शेप, सबसे पहले जो है रॉड शेप में आपको टोबैकोमोजिक वायरस है ना, ब्रिक शेप में पॉक्स वायरस है, बुलेट शेप में आपको रेबीज वायरस देखने को मिल जाता है, स्पेरिकल शेप में एचआईवी है, इन्फ्लुएंजा है ना। उसके बाद टेडपोल शेप में बैक्टीरियोफेज है। उसके बाद सम वायरसेस आर इर्रेगुलर एंड प्लियोमॉर्फिक, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो इर्रेगुलर हैं, उनका कोई शेप साइज नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है जिसको आप बता सकते हो कि भाई हाँ एग्जैक्ट ये इस शेप में दिखाई देता है, समझ में आ रहा है, कोई शेप साइज नहीं है। तो ऐसे भी होते हैं। बाकी के शेप साइज तो यहाँ पर कुछ हैं जो कि वायरसेस के शेप है, जैसे कि यहाँ पर राउंड वायरस है, थ्रेड वायरस है धागे के अनुसार, रॉड वायरस है ना, ये बुलेट शेप में है, बुलेट के आकार का दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद रोबोट वायरस है ना, कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। तो इस तरीके से आपको ये दिखाई कुछ देते हैं स्ट्रक्चर के तौर पे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी देख लो, केमिकल प्रॉपर्टी फटाफट चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे मैंने बताया न्यूक्लिक एसिड में वायरस कंटेंट होता है ओनली 1 काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एक ही होगा, या तो फिर डीएनए होगा या तो फिर आरएनए होगा। इसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। देखो इसमें आप समझना है ना, क्या क्या चीजें समझना है आपको, या तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, है ना। उसी तरीके से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, ठीक है। ये आपके न्यूक्लिक एसिड हो जाते हैं किसके, वायरसेस के, सिंपल। हाँ, तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद वायरल प्रोटीन एंड लिपिड्स, वायरस कंटेन प्रोटीन विच मेक्स अप द कैप्सिड, इसकी बात तो हमने कर लिया है ना, प्रोटीन वायरस कंटेंट्स होते हैं प्रोटीन जो कि क्या बनाता है आपके कैप्सिड्स। इन केस ऑफ एनवलप, अगर एनवलप है वायरसेस में, दे कंटेन लिपिड, अगर एनवलप है उसके अंदर तो ये कंटेन होता है किससे, लिपिड्स में, है ना, प्रेजेंट इन द एनवलप, जो कि आपके एनवलप में प्रेजेंट होते हैं। इसके बारे में भी बात कर लिए। तो दोनों चीजें अलग अलग है, कैप्सिड में आपको क्या है प्रोटीन, और एनवलप अगर है तो उसमें क्या आपको देखने को मिलता है, लिपिड्स देखने को मिलता है। दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर है क्या, कैप्सिड में क्या है प्रोटीन है, एनवलप में आपके क्या है लिपिड है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। अब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में वायरल रेप्लिकेशन कैन प्रोड्यूस बायोकेमिकल स्ट्रक्चरल चेंज इन द होस्ट सेल, है ना। होस्ट सेल में जिसके अंदर भी ये वायरस जाएगा उसके अंदर क्या करेगा, ये बायोकेमिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस करना स्टार्ट कर देता है जब ये रेप्लिकेट होगा तब। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला सेल को जो डैमेज करेगा, साइटोपैथिक इफेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं,